नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की खबरें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान सीएम ने साल 2027 में हरिद्वार में होने वाले अर्धकुंभ की तैयारियों और नमामि गंगे प्रोजेक्ट से संबंधित परियोजनाओं की विस्तृत चर्चा की। उन्होंने हरिद्वार अर्धकुंभ 2027 के सफल, सुव्यवस्थित और पर्यावरणीय दृष्टि से सतत आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए 408 करोड़ 42 लाख की परियोजनाओं की स्वीकृत कराने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने गंगा की निर्मलता और स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही है। हरिद्वार में लगने वाले अर्धकुंभ मेले को लेकर राज्य सरकार पहले से ही तैयारी में जुटी हुई है। इस बार सरकार अर्धकुंभ मेले को महाकुंभ की तर्ज पर आयोजित करने जा रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार से उत्तराखंड की धामी सरकार ने एक बड़े बजट की मांग की थी, जिसे मानते हुए केंद्र सरकार ने इस अर्धकुंभ मेले के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया है। गौर करने वाली बात यह कि साल 2021 के हरिद्वार कुंभ के लिए केंद्र सरकार ने 375 करोड़ रुपए जारी किए थे, जबकि इस बार खर्च होने वाला पैसा तकरीबन डबल हो गया है। इस बजट के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार को आभार जताया है। उत्तराखंड में बजट सत्र 9 मार्च से भराड़ीसेण विधानसभा में होने जा रहा है, जिसको लेकर सरकार तैयारी में लगी हुई है। वहीं अगर हम बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि इस सत्र में हम सरकार को घेरने का काम करेंगे। इसी को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने तंज कसते हुए कहा, जब जागो तभी सवेरा। उन्होंने कहा अगर अब उनकी नींद पूरी हो गई है तो वो और सवाल पूछना चाहते हैं तो इसका स्वागत हमारी सरकार करती है, लेकिन जनहित के मुद्दे सदन में गंभीरता से उठाए जाने चाहिए, न कि हो हल्ला करके सदन का समय बर्बाद करना चाहिए। हनी पाठक ने आरोप लगाया कि हर सत्र में हंगामा, टेबल पटकना और अमर्यादित व्यवहार ही देखने को मिलता रहा है। देखिए, जब जागो तभी सवेरा। अब बेल में सोने वाले लोगों की अगर नींद पूरी हो चुकी है और वो कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनका स्वागत है। कम से कम आप कोई जनहित के मुद्दे सरकार के सामने रखिए तो, क्योंकि बार बार आपका जो कुंभकर्ण वाला सीन देखने को मिलता है, टेबल पटकने वाला सीन देखने को मिलता है, बेल के अंदर जिस प्रकार से आप एक महिला विधानसभा अध्यक्ष जो हैं उनके ऊपर कागज फाड़कर फेंकते दिखाई देते हैं, तो आपका चाल चरित्र और चेहरा ही हर सत्र में नजर आता है। चलिए, ये कमाल की बात है कि अब आपने नींद अपनी पूरी कर ली है और अब आप कह रहे हैं कि हम सरकार के सामने बात को रखेंगे, तो निश्चित तौर पर ये काबिले तारीफ फैसला है आपका और हम भी स्वागत करते हैं आपके इस फैसले का कि आप आइए और जनहित के मुद्दे की बात कम से कम। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर जहां भाजपा तैयारी में जुटी है, वहीं चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि जिन कार्यकर्ताओं को प्रदेश सरकार में दर्जाधारी राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें फिलहाल विधायक के टिकट नहीं दी जाएंगे। विधायक बनने की आस लगाकर बैठे कार्यकर्ताओं के लिए यह बयान सियासी तौर पर एक झटके के तौर पर सामने आ रहा है, मगर चुनाव नजदीक आने पर देखना होगा भाजपा किस तरह का स्टैंड लेती है। बात हो रही थी, आपने कहा कि नहीं दी जाएगी, किस रूप में? देखिए, दायित्वधारी भी हमारी पार्टी के ही कार्यकर्ता है और चुनाव में क्यों जीत देखी जाती है और जीत को आधार बना के ही टिकट दिए जाते हैं। आज हमने सभी दायित्व अपेक्षा की है कि सब लोग पार्टी को जिताने के लिए काम करें और अपने क्षेत्र के अंदर पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करें। ये दृष्टिकोण था और अंततः आधार तो जीत ही होता है। उत्तराखंड के कोटद्वार में बाबा दुकान विवाद से सुर्खियों में आए जिम ट्रेनर दीपक कुमार ने दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की फोटो शेयर करते हुए दीपक की जमकर तारीफ की और लिखा, हर इंसान एक समान, यही है भारतीयता, यही है मोहब्बत की दुकान। उत्तराखंड के भाई मोहम्मद दीपक से मुलाकात हुई। एकता और साहस की ऐसी लौ हर भारतीय युवा में जलती रहनी चाहिए। मुलाकात के बाद दीपक ने बताया राहुल गांधी कोटद्वार आएंगे और उनके जिम की मेंबरशिप लेंगे। दीपक कुमार ने राहुल गांधी को अच्छा इंसान बताते हुए कहा, उन्होंने जो भी आवाज उठाई वो इंसानियत के नाते उठाई है। राहुल जी ने बुलाया था और
मेरी फैमिली से उन्होंने बात करी है, जो भी कुछ ये मैटर हुआ है उन्होंने मेरे को समझाया है। मेरी फैमिली से, मेरी वाइफ से उन्होंने बात करी है, मेरे को तसल्ली दी है कि दीपक जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई आपने गलत काम नहीं किया है, आपने अच्छा काम किया है। और मैं आपको आपके घोड़द्वार आकर आपके जिम की मेंबरशिप लूँगा और आपसे मिलूँगा। उन्होंने मेरे को तसल्ली दी है, दिलासा दिया है कि जो भी कुछ ये मैटर हुआ है इस मैटर से घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपने गलत काम नहीं किया है और जो भी आपने काम किया है बहुत अच्छा काम किया है। बस थैंक यू। की मेंबरशिप की बात भी की है, क्या वो विजिट करेंगे आपकी जिम, कोई ऐसी बात? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने मेरे को बोला है कि हम मेंबरशिप लेंगे, आपके जिम में आएंगे, आपके जिम विजिट करेंगे। तो मेरे को ये देखकर बहुत खुशी हुई है कि राहुल जी अगर मेरे जिम में आएंगे, मेरी मेंबरशिप लेंगे तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी वाली बात है। क्या उन्होंने ये भी कहा कि वहां आकर वो इस मुद्दे को दोबारा उठाएंगे? नहीं, मेरी ऐसे तो कोई उनसे इस मैटर को लेकर कोई बात नहीं हुई है। बस उन्होंने मेरे को दिलासा दिया है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, कोई आपने गलत काम नहीं किया जिससे कि आपको डरने की जरूरत है। आपको किस तरह की धमकी मिल रही थी? धमकियां जो मिल रही थी वो मेरे को पहले मिल रही थी। खैर अब तो खैर ऐसा नहीं है कुछ कि काफ़ी पहले धमकियां मिली हैं, ऐसा नहीं है कि काफ़ी टाइम से। अब तो माहौल ठीक है, काफ़ी बेटर है। और राहुल गांधी ने क्या बात की, क्या और मैंने बताया है पहले भी, राहुल गांधी जी ने मेरे से यही मेरे हाल चाल पूछा है, मेरी फैमिली को लेकर पूछा है कि तुम्हारी फैमिली ठीक है और घर में सब बढ़िया है। तो मैंने बताया कि हाँ मेरी फैमिली पहले से बेटर है, काफ़ी अच्छा फील कर रही है। मेरी फैमिली से यानी कि मेरी वाइफ से, मेरी फैमिली से उन्होंने बात करी है। मैडम सोनिया जी से देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने ननूर खेड़ा में बीजेपी विधायक उमेश शर्मा की मौजूदगी में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौडियाल पर हुए जानलेवा हमले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि भाजपा शासन में सरकारी कार्यालयों और अधिकारियों पर प्रायोजित हमले हो रहे हैं, जो प्रदेश की कानून व्यवस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं। गोदियाल ने इस हमले की निष्पक्ष जांच की मांग की और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जरूरत बताई। कांग्रेस सरकार से इस मामले में त्वरित और सख्त कदम उठाने की अपील की है। और उनके लोगों के द्वारा किए गए इस कृत्य को 3 आयामों में देखता हूं। नंबर 1 आयाम कि उमेश शर्मा काऊ विधायक हैं, उन्हें इस बात का आभास होना चाहिए था। वो विधायक हैं और उन्हें कानून को हाथ में लेने की कोई इजाजत नहीं है, वो कानून से ऊपर नहीं है, उन्हें ये बात का एहसास होना चाहिए था। उन्हें विधायकी का घमंड है, सत्ता पक्ष का घमंड है। ये घमंड एक जनप्रतिनिधि को नहीं होना चाहिए। अतीत में भी कई बार उन्होंने इस प्रकार के कामों में वो अतीत से भी संलग्न रहे हैं, ये भी सबको पता है। दूसरी बात, अधिकारियों को भी एक जनप्रतिनिधि के क्वेरी पर, क्वेश्चन पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए, उस कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहिए। उस दिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ऐसे अधिकारियों को, इनको भी जानता हूं जिनकी आप बात कर रहे हैं, इनको भी मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इनके उत्तर देने का तरीका क्या होता है, ये भी मैं जानता हूं। तो अधिकारियों को भी अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ये दूसरा आयाम ये है। और तीसरा आयाम ये है कि इस घटना के बाद जो कार्रवाई हुई और विधायक पर एफआईआर दर्ज हुई, भाजपा के राज में क्या एफआईआर हो सकती है विधायक पे? इनके छोटे मोटे गली के जो बदमाश हैं उन पर एफआईआर नहीं हो रही है बीजेपी में शामिल होने के बाद। उत्तराखंड बीजेपी के भीतर इन दिनों अफरा तफरी और भारी तनाव का माहौल है। हाल ही में बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ और उनके समर्थकों द्वारा प्रारंभिक शिक्षा निदेशक पर निदेशालय में घुसकर हमले की घटना ने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। इस हमले में शिक्षा निदेशक के घायल होने की खबर है। अब इस पूरे प्रकरण पर बीजेपी संगठन ने कड़ा रुख अपनाया है। पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने जानकारी दी है कि विधायक से इस हमले पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। जोशी ने साफ किया है कि संगठन किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देता। विधायक का जवाब आने के बाद पार्टी नियमों के आधार पर अपना अगला निर्णय लेगी। फिलहाल इस घटना के बाद पार्टी की छवि को लेकर अंदरूनी कलह तेज हो गई है। क्या आप मानते हैं कि लोकतंत्र में इस तरह की चीजें और मर्यादा से बाहर जाकर इस तरह की, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, एक निदेशालय कैसी चीज होती है जो पूरे प्रदेश का सिस्टम वहां से चलता है, तो आखिरकार शिक्षकों में क्या मैसेज जाएगा? एक विधायक की छवि है। निश्चित रूप से हम आपकी बात से सहमत हैं। देखिए, माननीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि कानून व्यवस्था हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं दिया जाएगा। किसी से मारपीट करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि
संगठन का भी मामला है और वो हमारी पार्टी के विधायक हैं, उनका पक्ष भी सामने आ जाए, क्यों ये घटना हुई है, किस लिए ये घटना हुई है। और माननीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि विधायक से पूछताछ की जाएगी, उनसे जवाब तलब किया जाएगा भाई क्यों हुई और इस तरह घटनाएं भविष्य में न हों, इस ओर भी ध्यान दिया जाएगा। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दोनों पक्षों को देखना चाहिए था कि इस तरह घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं का नुकसान भी होता है। और मैं समझता हूं कि आज या कल में विधायक जी से पूछताछ होगी और विधायक जी को कहा जाएगा कि क्या ऐसे कारण थे, उसका जवाब तलब, क्योंकि संतोषजनक जवाब आना चाहिए, नहीं आए। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र 9 मार्च से शुरू होकर 13 मार्च तक चलेगा। 11 मार्च को वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया जाएगा। सरकार से कार्यक्रम मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय इसे अनुमोदन के लिए लोक भवन भेज रहा है। सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा, जबकि 11 मार्च को धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा और पारण के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बजट प्रस्तुत करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने बताया, अब तक 38 विधायकों के 563 प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं, जिनका जवाब दिया जाएगा। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। हमारी तैयारी विधानसभा सचिवालय हमेशा से तैयार रहता है। गैरसैंण भराड़ीसैंण में इस बार सत्र 9 तारीख से होने जा रहा है, जिसमें गवर्नर साहब का अभिभाषण होगा, बजट होगा। हमारी तैयारी पूरी तरह से है और हम पूरा ये प्रयास करेंगे कि एक सुंदर बढ़िया सत्र जो है इस समय गैरसैंण में हो। कुल कितने सवाल अभी तक आए विधायकों? हमारे पास 563 सवाल आ गए और 38 विधायकों ने सवाल पूछे। कल एक मामला देहरादून में भी हुआ है कि जो रायपुर से और बुलेटिन में छोटा सा ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामनगर विधानसभा क्षेत्र के सावलदे पश्चिम में विकास की नई लहर देखने को मिली है। यहां जिला पंचायत सदस्य दीपचंद आर्य ने स्थानीय ग्रामीणों की उपस्थिति में सीसी मार्ग निर्माण कार्य का विधिवत उद्घाटन किया। पूजा अर्चना और रिबन काटकर शुरू हुए इस कार्य से क्षेत्र के लोगों में भारी उत्साह है। दीपचंद आर्य ने बताया, पंचायत चुनाव के दौरान ग्रामीणों ने इस सड़क की मांग प्रमुखता से उठाई थी, जिसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा कर दिया जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा, क्षेत्र का सर्वांगीण विकास और जन समस्याओं का त्वरित समाधान उनकी पहली प्राथमिकता है। सड़क निर्माण कार्य शुरू होने पर ग्रामीणों ने खुशी जाहिर करते हुए अपने जनप्रतिनिधि का आभार जाहिर किया। मैं इलेक्शन पे था तो यहाँ गांव सावलदे पश्चिम एक मेरी जिला पंचायत है। मेरी जिला पंचायत का नाम भी सावलदे पश्चिम है। उसी ग्राम सभा में लोगों की बहुत पहले मांग थी कि सड़क का निर्माण कराया जाए, तो उसके तहत जब इलेक्शन पे था तो मैंने लोगों को कहा भी था कि मैं बनते ही आप लोग आशीर्वाद दोगे तो बनते ही मैं सड़क का निर्माण कराऊंगा। जिसके तहत आज सावलदे पश्चिम में मैंने ये सड़क का निर्माण कर रखा है और अपनी निधि से जो भी होता है इसका आगे का और आगे भी विकास। देहरादून में कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दिल्ली पुलिस द्वारा भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब की गिरफ्तारी पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि भारत के हितों से समझौते को लेकर लोगों में आक्रोश है। हमारे संगठन का कर्तव्य था हम उस आक्रोश को अभिव्यक्त करें। यह प्रदर्शन अभिव्यक्त की आज़ादी का हिस्सा है, इसका फैसला भारत की जनता करेगी। रावत ने सवाल उठाया, पुलिस उनकी गिरफ्तारी से क्या संदेश देना चाहती है और क्या उनका उद्देश्य कांग्रेस को डराना है। EI समिट के दौरान जो कुछ हुआ और इधर जिस प्रकार से भारत के हितों के साथ लगातार समझौता हो रहा है, उसके प्रति लोगों में आक्रोश है और राजनीतिक दल के रूप में हमारा कर्तव्य था कि हम उस आक्रोश को व्यक्त करें। और ये हमारे युवा संगठन का निर्णय था और उन्होंने जो प्रदर्शन किया वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दिशा में जो हमारा संविधान हमको प्रदान करता है एक कदम है। वो कदम उचित है या अनुचित है इसका फैसला भारत की जनता करेगी। लेकिन आप किसी राजनीतिक दल जिसने ये कदम उठाया है या जिसके सदस्य ने कदम उठाया है उनकी गिरफ्तारी करके क्या संदेश देना चाहते हैं? आप डराना चाहते हैं? आप
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अंकुश में रखना चाहते हैं तो हम इस गिरफ्तारी की निंदा करते हैं। भारत सरकार का निर्णय है, तो पुलिस तो उन्हीं के अधीन है दिल्ली के अंदर। तो उन्होंने वो जो कह रहे होंगे, जो उनका निर्देश होगा उसका पालन कर रहे हैं। पुलिस से हमारा वो नहीं है। हमारा तो प्रश्न ये है कि क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहेगी नहीं रहेगी, हमको विरोध प्रकट करने का अधिकार है या नहीं है। यदि है तो हमने वो कर्तव्य किया है। उचित और अनुचित क्या है, राजनीतिक दल के उस कदम का निर्णय देश की जनता करती है। हम उसको उचित समझते हैं, यदि कुछ लोग अनुचित समझते हैं, फैसला जज है, वो भारत की जनता करेगी। जिस तरीके से एक अपराधी के तौर पर उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है, वो चिंताजनक भी है और निंदनीय भी है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौटियाल से हुई मारपीट का मामला सुर्खियों में है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन नामजद आरोपी रायपुर के विधायक उमेश शर्मा काऊ पर अभी तक शिकंजा नहीं कसा गया। अजय कुमार ने कोरोनेशन अस्पताल में कहा उन्होंने अपनी बात उच्चाधिकारियों के पास पहुंचा दी है और अब पुलिस अपनी जांच कर रही है। उन्होंने मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ये मामला अब तक गहरे सवाल उठाता रहा है। नोडल सर, पूरा प्रकरण अब जिस तरह से कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं तमाम आपके देखिए, इसके बारे में तो महासंघ के बारे में बता पाएंगे क्या है क्या नहीं है। मैं तो उस दिन की घटना के बाद आज हॉस्पिटल आ रहा हूँ, फिर दोबारा और दिखाने के आया। तो नोडल सर, ये पूरा प्रकरण क्या था? वहाँ पे कुछ लोग पहले से मौजूद थे, उन्होंने उनके साथ हंगामा किया? नहीं, विधायक के साथ 20-25 लोग आए और उन्होंने कुंडी बंद की। उसके बाद जब आधा घंटे तक उन्होंने अंदर घेरे रखा, उसमें एक स्कूल के नामकरण का नाम परिवर्तन का मामला था कि उनका नाम परिवर्तन करवाना चाह रहे थे और किसी के नाम पे उसको लिखवाना चाह रहे थे। उसी प्रकरण में वो लगातार बहस चलती रही। उसके बाद जब आधे घंटे के बाद उन्होंने अंदर दहशत का माहौल बना हुआ था, दरवाजा बाहर से हमारे जो कार्यालय के कर्मी थे बाहर थे और उन्होंने बाहर से खोलने की कोशिश की तो अंदर से कुंडी लगी हुई थी, बंद था दरवाजा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।